नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीते 8 साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे। इस क्रम में प्रधानमंत्री शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे। सैनिकों के साथ दिवाली मनाने से पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ धाम का माना स्थल सभा का निरीक्षण किया। इसके बाद धामी ने बद्रीनाथ में चल रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि धामी के मास्टर प्लान पर तेजी से कार्य कर रहे हैं और इसको पूरा करने के लिए लक्ष्य दिसंबर 2023 रखा गया है। पीएम माना गांव जाएंगे और स्थानीय लोगों से मिलकर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने हर दिवाली सैनिकों के साथ मनाई है। उत्तराखंड दौरे के क्रम में पीएम इसी शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे, जहां सबसे पहले केदारनाथ में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दिन केदारनाथ का दर्शन करने के बाद पीएम बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे। वहीं शुक्रवार की रात बद्रीनाथ में बिताने के बाद पीएम शनिवार को तड़के बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद पीएम बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे। बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन और उनके मार्गदर्शन में तेजी से यहाँ पर काम चल रहा है और हमने इसका लक्ष्य लिया है कि दिसंबर 2023 तक ये सारे काम पूरे हो जाएं। उस पर तेजी से काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहाँ पर 21 तारीख को है, जहाँ वो 2-3 सड़कों का शिलान्यास करने वाले हैं। वहीं हेमकुंड रोपवे का भी शिलान्यास उस दिन होने वाला है, जो कि हमारे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना होगी। वहीं केदारनाथ धाम भी जाएंगे, वहां पर भी उस दिन जो केदारनाथ पर केबल कार का उसका भी शिलान्यास का कार्यक्रम है। सर, जो भारत का आखिरी गांव माणा, वहाँ से भी वो पूरे देश को संबोधन करेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी वहाँ पे आपने निरीक्षण किया। सर, प्रधानमंत्री जी माणा गांव में भी जाएंगे और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय वहाँ की संस्कृति है, उन सभी को देखेंगे। साथ ही साथ एक विशाल जनसभा को। दीपावली के ठीक पहले 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बद्री केदार दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए तड़के करीब 7:30 बजे बद्रीनाथ पहुंचे। इस दौरान मंदिर समिति के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का हेलीपैड पर स्वागत किया। बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों से मास्टर प्लान के तहत चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर तेजी से काम चल रहा है और दिसंबर 2023 तक सभी काम खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को यहां पहुंचेंगे और कुछ सड़कों और हेमकुंड रोपवे का शिलान्यास करेंगे। 21 अक्टूबर का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रातःकाल देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून से केदारनाथ जी में जहां दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद वहां के जितने भी काम चल रहे हैं उन सभी कामों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ साथ जो केबल कार केदारनाथ के लिए चलने वाली है, उस केबल कार का भी शिलान्यास करने वाले हैं। तत्पश्चात बद्रीनाथ धाम जाएंगे और बद्रीनाथ धाम में जाकर वहाँ के जो मास्टर प्लान के तहत काम हो रहे हैं उन सभी कामों को देखेंगे और उनको देखने के बाद वहाँ पर जो हमारा हेमकुंड साहब के लिए जो रोपवे बनने वाला है, रोपवे और कुछ प्रमुख सड़कें हैं, उन प्रमुख सड़कों का शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ माणा गांव में सीमांत क्षेत्र के लोगों को एक जनसभा भी वहाँ पर उनके माध्यम से। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार के अंतर्गत सितंबर माह में भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हुए सुखरो पुल के मरम्मतीकरण कार्य का विभागीय अधिकारियों के साथ मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि 22 अक्टूबर से सुखरो पुल के पर हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। देखिए, ऐसा
है कि अभी आपने सुना होगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से मेरी बात हुई है। 22 तारीख को उन्होंने कहा है कि लाइट व्हीकल के लिए खुलेगा, लेकिन उसके बावजूद मैंने उन्हें ये निर्देश दिए हैं कि 22 का मतलब ये नहीं है कि 23 को कुछ दिक्कत हो जाए। किसी भी प्रेशर में आने की आवश्यकता नहीं है। जब हम 1.5 महीने रुक चुके हैं तो 2-4 दिन अगर इधर उधर होता है तो रियली डजंट मैटर। हमें ये देखना है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं और जिस पर इतना समय खर्च हुआ है, पैसा खर्च हुआ है, वो बिल्कुल सही तरीके से खुले। 24 घंटा इधर 24 घंटा उधर से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसके बावजूद ई ने कहा है कि 22 तारीख को लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए ये पुल खुले। कांग्रेस को आज मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। देहरादून के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस नेताओं ने खूब आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोने ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही दावा किया कि राहुल गांधी और खड़गे के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता में काबिज होंगे। खड़गे जी का देखिए एक विशाल अनुभव है। उस अनुभव से पार्टी जो है रात दिनों दिन प्रगति की रास्ते पर अग्रसर होगी। एक नई ऊंचाइयों को कांग्रेस पार्टी टच करने का काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि खड़गे जी ने कांग्रेस के अंदर अपनी शुरुआत 1971 में करी। उससे पहले वो ग्रेजुएशन और लॉ कर चुके थे और काफ़ी समय तक उन्होंने वकालत भी करी और फिर उनका पदार्पण जो है सक्रिय राजनीति में हुआ। 9 बार का विधायक और 3 बार का सांसद, आप सोच सकते हैं कितना विराट उस व्यक्ति का अनुभव होगा। एक दलित नेता के रूप में अपनी अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है लोगों के दिलों में और अब कांग्रेस के लीडर के रूप में, कांग्रेस के मुखिया के रूप में कांग्रेस पार्टी भी उनके मार्गदर्शन में नई राह पर चल पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। और पुनर्अध्यक्ष जो है अपनी कार्यशैली उसकी अलग होती है, अपना उसका तरीका अलग होता है और मुझे लगता है कि खड़गे जी का जो अनुभव रहा है संगठन में काम करने का एक नेता के रूप में, उससे जो है पार्टी लाभान्वित होगी और कार्यकर्ताओं का एक जुड़ाव अध्यक्ष के प्रति बढ़ेगा। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता आप देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में अभी मिल रही है भारत जोड़ो यात्रा को, उसी तरह से जैसे जैसे उत्तर की तरफ हम बढ़ेंगे वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि इससे एक नई ऊर्जा का संचार, एक नई शक्ति कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। और मैडम ने भी 22 सालों तक कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद कि इतने वर्षों तक आपकी छत्र छाया हमें मिलती रहे। आगे भी आप स्वस्थ रहेंगी, आपकी इसी तरह से मार्गदर्शन हमें मिलेगा। मैं सोनिया जी के स्वस्थ लाभ की। मुख्यमंत्री आवास सरकार और संगठन की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बताया कि बैठक में सभी मंत्रियों को प्रभार वाले जनपदों में जाने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही सरकार की योजनाओं को संगठन के साथ मिलकर समन्वय बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। लगातार हम कल से यहाँ पर हैं। अनेक विषयों को लेकर संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है और संगठन को गति दी है, ऐसी बैठकें चली हैं। आज मुख्यमंत्री आवास पर बैठक थी, मंत्रियों के साथ भी बैठना हुआ, संगठन के लोगों के साथ भी बैठना हुआ और उसके माध्यम से सरकार के द्वारा किए जा रहे जितने भी कार्य हैं किस प्रकार से जनमानस तक पहुंचाए जाए और जनमानस की जो वो हमारी उपलब्धि के साथ साथ और क्या क्या इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए, सभी का आकलन किया गया है। और ये डिसाइड किया गया है कि आने वाले समय के अंदर जो भी हमारे प्रभारी मंत्री हैं अपने अपने प्रभार क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पर संगठन और सरकार का तालमेल बने और जो सरकार के माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं उसको किस प्रकार से ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी इन दोनों कुमाऊं के दौरे पर है। महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां भगत सिंह कोश्यारी का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अपना भव्य स्वागत देख भगत सिंह कोश्यारी भी गदगद दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ के जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया। उसी की बदौलत है कि आज उन्हें महाराष्ट्र की सेवा करने का मौका मिला है।
यहाँ के जनता के प्रेम के कारण से, स्नेह के कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी ने मुझे महाराष्ट्र की सेवा का अवसर प्रदान किया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र में जो अच्छाइयाँ हैं, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, उन अच्छाइयों को उत्तराखंड में लाऊं। और उत्तराखंड जो हमारा टूरिज्म का हब है, जो हमारा देवस भूमि कहलाता है, यहाँ महाराष्ट्र से अधिक लोग आए और यहाँ धार्मिक उसमें, यात्रा में और टूरिज्म में अधिक से अधिक लोग आए। इस दिशा में मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। मैंने मराठी सीखने की कोशिश की और मैंने उनको बताया कि मराठी में और हमारे उत्तराखंड के गढ़वाली कुमाऊनी में सैकड़ों शब्द एक जैसे मिलते हैं। तुम और हम सब एक हैं, इसलिए हमारे उत्तराखंड आओ और उत्तराखंड को महाराष्ट्र से भी और अधिक अच्छा बनाने में सहयोग दो, ये मैंने विनती की है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सब लोगों के सहयोग। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा आयोजित पिंडारी ग्लेशियर और घेस बगेची बुग्याल के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया। इस कार्यक्रम में बलजूरी ट्रैक से सफल ट्रैकिंग करके वापस लौट रहे 12 सदस्यीय दलों को सतपाल महाराज ने सम्मानित किया। साथ ही पिंडारी ग्लेशियर और बगेची बुग्याल के लिए ट्रैकिंग दलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सर्दियां आते ही पहाड़ों पर पर्यटकों का आना काफी कम हो जाता है, जिसको देखते हुए पर्यटन विभाग विंटर डेस्टिनेशन स्थापित करने के लिए योजना पर काम कर रहा है। ट्रैक ऑफ द ईयर पिंडारी ग्लेशियर व घेस बगेची बुग्याल के प्रथम बैच के प्रतिभागियों जो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा आयोजित किया गया है, इसका मैं शुभारंभ कर रहा हूं। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ये हमारे ट्रैकर्स जो हैं हमारे पर्वत श्रृंखलाओं पर जाकर के ट्रैक करेंगे और निश्चित रूप में इससे हमारा विंटर जो हमारा टूरिज्म है वो बढ़ेगा। विंटर डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए हमारे बहुत से हमने कार्य किए हैं, जिसके अंदर की यमुनोत्री की पूजा खरसाली में होती है और गंगोत्री की पूजा मुखबा में होती है, केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में होती है, बद्री विशाल की पूजा पांडुकेश्वर और जोशीमठ में होती है। तो ये जो भी विंटर डेस्टिनेशन है, जहाँ जहाँ शीतकालीन पूजा होती है, उन स्थानों को हम प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, जिससे कि हमारा विंटर डेस्टिनेशन जो है, विंटर टूरिज्म आगे बढ़े, विंटर डेस्टिनेशन हमारे और भी उनका प्रचार प्रसार हो। और नीति घाटी के अंदर जो टिमरसन महादेव बनता है, उसका भी हम प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। ट्रैकिंग से हमारे पहाड़ों के अंदर रोजगार बढ़ेगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे गढ़वाल और कुमाऊं के अंदर जो ट्रैकर्स हैं ये इसमें सहभागिता निभाएं और हमारे ट्रैक्स को जो है फिर से खोलें। इसके लिए हमारे बड़े प्रयास हैं। और आज मुझे प्रदेश में त्योहारी सीजन को देखते हुए इन दिनों राजधानी देहरादून में जिला खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है, जो कि राजधानी देहरादून के मिष्ठान भंडारों में देखने को मिल रही है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी देहरादून पीसी जोशी ने लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। वहीं आज कई मिष्ठान भंडारों का भी निरीक्षण किया। हालांकि उनके निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में खामियां नहीं पाई गई है, कहीं पाई भी गई है, जिसको लेकर उन्होंने सैंपलिंग कर जांच के लिए सैंपल भेजे गए। हमारे जो अभी ये ट्रायल चला है, हमारे लगभग 40 के सैंपल्स हमने दिए हैं, जो हमने लैब भेजे हैं। अब लैब से जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। वैसे ही अभी लगभग जो है, क्योंकि हम लोग लगातार ही सैंपलिंग कार्रवाई कर रहे हैं, तो लगभग हमारे 130 के करीब हमारे जो है अप्रैल से अगर हम बात करें, 130 के करीब हमने लैब में भेजे हैं और 52 हमने मुकदमे दायर कर लिए हैं, जिसमें 8 मुकदमे जो है पनीर के ही है, जो बाहर से पनीर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पनीर कम बनता है, यहाँ देहरादून में इतना वो नहीं है, तो बाहर से पनीर आ रहा है। उस पर हमने सीजीएम कोर्ट में जो बड़े मुकदमे दर्ज कर दिए, 8 मुकदमे। उधम सिंह नगर जिला अधिकारी के आदेश पर जसपुर तहसील में एसडीएम सीमा विश्वकर्मा की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार पूनम पंत और जल संसाधन के
कमल किशोर ने अधिकांश विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में मात्र 4 शिकायतें आई हैं, जिसमें मुख्य तौर पर जसपुर के ग्राम निजामगढ़ और मनोरथपुर के गरीब महिलाओं विगत 6 महीने से सरकार सस्ता गल्ला की दुकानों में राशन न मिलने से उनकी शिकायत दी गई है, जिससे संबंधित आपूर्ति निरीक्षक ने भी वार्ता की है और उन्होंने मामले की जांच का आश्वासन देकर शीघ्र राशन कार्ड जारी करने की बात कही है। वहीं कहा कि अपात्र लोगों के लिए राशन कार्ड निरस्त कर पात्रों के लिए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। तहसील दिवस में मात्र 4 शिकायतें आई हैं, जिसमें कि मुख्य जो शिकायत थी वो राशन कार्ड को लेके थी और उसमें कि ये देखा गया था कि जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है, तो उसके लिए 3 लोगों की कमेटी का मैंने गठन किया है, जिसमें कि एडीओ पंचायत, क्योंकि पंचायत के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड जारी किया जाता है, एडीओ पंचायत और हमारे नायब तहसीलदार और साथ के साथ वरिष्ठ विपणन अधिकारी को इसमें टीम में रखा गया है, जो कि इस बात की जांच करेंगे कि अगर इन लोगों का राशन कार्ड काटा गया है तो किस आधार पर राशन कार्ड काटा गया है। अगर राशन कार्ड की जैसे ही जांच आती है कि अगर ये पुष्टि हो जाती है कि वाकई में ये लोग ज़रूरतमंद थे, तो जांच में ये भी साबित हो जाएगा कि किन लोगों को इनके राशन कार्ड काट के जारी किए गए। तो जो वेतन के आधार पे या जो उनकी संपन्नता के आधार पे जो ऐसे लोग हैं जो अपात्र हैं, उनका राशन कार्ड काटा जाएगा और उनको इनकी बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है और विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का प्रयोग कांग्रेस चाहती है उससे हमें कोई दुख नहीं है, पर दुख उनकी विचारधारा से है। इन लोगों को कुकृत्य और कुकर्मों को देखते हुए आज देश के अंदर जितने कुकृत्य हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, किसी ना किसी रूप से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उसमें भाजपा और आरएसएस के लोगों की संलिप्तता पाई जा रही है। अपने दलों के बारे में, दल के लोगों के बारे में बोलने के बजाय दुष्यंत गौतम ने कल उत्तराखंड आकर जिस तरह से अपमान किया है यहाँ की मातृशक्ति का, पूरे देश की मातृशक्ति का और कांग्रेस जनों का। सवाल ये पूछा गया था कि कांग्रेस एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, एक नॉन गांधी परिवार का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें आप सोच सकते हैं कि मानसिक स्तर क्या होगा उस व्यक्ति का जिसने जवाब ये दिया कि कांग्रेस के पास विचारधारा कहाँ है, कांग्रेस के लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा इस बयान को सुनकर तो लग रहा है कि मानसिक संतुलन अपना हिला चुके हैं दुष्यंत गौतम, लेकिन ये जब आते हैं तब इसी तरह की बकवास करके जाते हैं। ये 29 सितंबर 2021 को भी आए थे। राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी के खिलाफ तो पूरी भाजपा लगातार बोल ही रही है, पर दिवंगत आत्माएं यानी कि स्वर्गीय इंदिरा जी और नेहरू जी के ऊपर भी जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने करी वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। कोतवाली पलटन बाजार में उनके खिलाफ तहरीर भी दी गई, लेकिन जैसा कि आपको पता है मुख्य विपक्षी दल की तो कभी तहरीर का संज्ञान लिया ही नहीं जाता, इसलिए उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। उस वक्त हो गया होता तो शायद बंशीधर भगत और दुष्यंत गौतम जैसे लोग, इतने उनके मंसूबे मजबूत नहीं होते कि वो इतनी निकृष्ट स्तर का बयान दें। ये समस्त मातृशक्ति का अपमान है और उनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए, दंड दिया जाना चाहिए भाजपा हाईकमान के द्वारा, और दुष्यंत गौतम को अपने इस बयान। उत्तराखंड के हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद सभागार में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें न्याय पंचायत सुलमेपुर और न्याय पंचायत बहादुराबाद में नवनियुक्त ग्राम प्रधान और नवनियुक्त ग्राम पंचायत सदस्य को विकासखंड अधिकारी ने मानस मित्तल ने शपथ दिलाई है। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि ब्लॉक बहादुराबाद में 80 ग्राम प्रधान नवनिर्वाचित हुए हैं, जिसमें से 76 ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई गई। पर 2 न्याय पंचायतें थी, बहादुराबाद और आपका सलीमपुर महदूद। इसमें टोटल हमारे 21 ग्राम प्रधानों का आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ और जो भी इन ग्राम पंचायतों में जो वार्ड मेंबर्स थे, खाली दिनारपुर को छोड़कर बाकी सब ने अपना अपना शपथ लिया। दिनारपुर अभी ग्राम पंचायत पूरी तरह से वार्ड मेंबर सदस्य पूरे चुने ना जाने के कारण बहादुराबाद जो न्याय पंचायत के अंदर आती है
उसके अलावा बाकी सभी हमारे ग्राम प्रधानों ने और वार्ड मेंबर्स ने सभी ने अपना शपथ ग्रहण समारोह आज पूरा किया। टोटल 21 ग्राम प्रधान है दोनों ग्राम पंचायतों में, टोटल 80 ग्राम प्रधान और 80 के 80 चुने गए हैं, जिसमें 2 हमारे ग्राम प्रधान निर्विरोध चुने गए थे। सभी का आज अपनी अपनी न्याय पंचायतों में शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है। शपथ कितने पालियों में शपथ सभी की हो चुकी है। 11 बजे का इसमें समय निर्धारित था, तो अलग अलग जो भी न्याय पंचायतें थी सभी न्याय पंचायत स्तर पर सभी का शपथ समारोह हुआ है। यहाँ ब्लॉक बहादुराबाद में हम लोगों ने 2 न्याय पंचायतों का समारोह करवाया है, बहादुराबाद और सलीमपुर न्याय पंचायत का। बाकी जो अन्य न्याय पंचायत हैं वो न्याय पंचायत स्तर पर ही उनका शपथ ग्रहण समारोह आज संपन्न हुआ है। कि कल रखी गई है, जिसमें इनका परिचय भी होगा और जो सामान्य समस्याएं होती हैं वो भी अपना ये विचार विमर्श कर सकते हैं। तो कल 11 बजे सभी अपने अपने ग्राम पंचायत में, पंचायत भवन में प्रथम बैठक सभी ग्राम पंचायतों की। उत्तराखंड के दिनेशपुर थाने में खड़ी 19 गाड़ियों की नीलामी एसडीएम राकेश तिवारी, परिवहन विभाग के टीटीओ गोविंद सिंह और अनुपा बढ़ोला सीईओ ऑपरेशन की टीम के द्वारा नीलामी प्रक्रिया की गई। नीलामी प्रक्रिया में निहार अहमद ने अत्यधिक बोली 1,54,000 बोली, वही बोलकर गाड़ियों को अपने नाम कर लिया है। इस दौरान एसडीएम राकेश तिवारी ने कहा कि लावारिस गाड़ियों को पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद नीलामी प्रक्रिया की जाती है, जिसको लेकर एक आरटीओ पुलिस के साथ एक टीम गठित की जाती है, जिसकी देखरेख में नीलामी प्रक्रिया की जाती है। थाना गठन में व्हीकल की नीलामी थी, सामान्य न्यायालय का आदेश भी लेना पड़ता है। उसके बाद कमेटी होती है जिसमें एसडीएम, सीईओ, आरटीओ और हमारे ये अभियोजन अधिकारी होते हैं। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ हम लोग उपस्थित हुए और 18 उसमें 2 व्हीलर थे और 1 3 व्हीलर, उसकी नीलामी की गई और नीलामी बड़े ही अच्छे वातावरण में हुई। और कुछ गाड़ियाँ उसमें स्क्रैप में हैं, कुछ मेंटेनेंस के पश्चात उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उसको चलवा सकते हैं। तो 18 गाड़ियों की जो आधार मूल्य था उससे थोड़ा सा बढ़ा के 50,000 से शुरू हुआ और लास्ट में जो बोली गई वो 1,54 पे छुट्टी है। और इस तरह गवर्नमेंट को काफी मात्रा में राजस्व है। आपको बता दें कि दिनेशपुर थाने में खड़ी 19 गाड़ियों की आज नीलामी की गई, जिसमें 1,54,000 की बोली बोलकर गाड़ियों की नीलामी की गई है। आपको बता दें कि आरटीओ पुलिस जो है एक टीम गठित करती है, इसके बाद देखरेख करती है, इसके बाद नीलामी की जो प्रक्रिया है वो शुरू करती है। पुलिस की निगरानी में नीलामी की प्रक्रिया की गई है। इसमें 19 गाड़ियां नीलामी के दौरान 19 गाड़ियों की बोली लगी और 1,54,000 में सारी गाड़ियों की नीलामी की गई है। एसडीएम राकेश तिवारी ने कहा कि लावारिस गाड़ियों को पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद नीलामी प्रक्रिया जो है वो की जाती है। इसको लेकर आरटीओ पुलिस के साथ एक टीम गठित की जाती है, जिसकी देखरेख में नीलामी प्रक्रिया की जाती है। दिनेशपुर थाने में खड़ी 19 गाड़ियों की नीलामी एसडीएम राकेश तिवारी, परिवहन विभाग के टीटीओ गोविंद सिंह और अनुप बढ़ोला सीईओ ऑपरेशन की टीम द्वारा नीलामी प्रक्रिया की गई। तो फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।